वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन विषय लेके चल रहे थे राजस्थान की राजव्यवस्था, और राजस्थान की राजव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्रम वाइज लेकर चले थे। उन अनुच्छेदों को लगभग याद रखना है और उसके बाद में कुछ अलग तरीके से अपन लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो बातें अपन पढ़ के आ चुके हैं जिन अनुच्छेद के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो अपना विषय था राजस्थान की राजव्यवस्था। राजस्थान की राजव्यवस्था, और राजस्थान की राजव्यवस्था में जो सबसे पहला जो अपने टॉपिक लिया था वो लिया था विधानसभा या विधान मंडल। विधान मंडल, तो विधान मंडल जो संविधान का निर्माण करता है, कोई भी कानून बनाते हैं, उसके बारे में अपन लेके चले थे। तो सबसे पहले विधान मंडल के अंतर्गत अपन कुछ अनुच्छेदों की बात की थी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि विधान मंडल का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो विधान मंडल का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 168 में क्या है कि विधान मंडल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में विधान परिषद, इसके 2 अंग होते हैं। ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। तो विधान परिषद का उल्लेख है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत है। और अगला है विधानसभा। विधानसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करके आ चुके हैं। सिर्फ उनके बारे में जो अनुच्छेद है उनके बारे में अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो ये विधान परिषद की संरचना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 के अंतर्गत है। उसके बाद में है विधानमंडल का समय, यानी कि दोनों अंगों का, विधानमंडल का मतलब दोनों अंग शामिल हो जाते हैं। विधानमंडल का समय या समय अवधि कितनी होती है, ये किस में? अनुच्छेद 172 के अंतर्गत है कि इनके 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में विधानमंडल की सदस्यों की योग्यता, अहर्ता जिसको कह सकते हैं, विधानमंडल सदस्यों की अहर्ता, योग्यता की अगर बात करते हैं तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 173 के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में विधानसभा का सत्र और सत्र अवसान, विधानमंडल का सत्र व सत्र अवसान और विघटन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये अनुच्छेद कौन से में है? 174 के अंतर्गत शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 175 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण इस किसके अंतर्गत शामिल है? राज्यपाल का अभिभाषण। और राज्यपाल क्या कर सकता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना की शक्ति जिसको अपन कह सकते हैं, सूचना की शक्ति। तो ये अनुच्छेद 175 के अंतर्गत शामिल है। और अनुच्छेद 176 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 177 के अंतर्गत क्या है कि मंत्रियों की शक्तियां, मंत्रियों और महाधिवक्ता, मंत्रियों और महाधिवक्ता की शक्ति, ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत है। ये अनुच्छेद 177 के अंतर्गत है, सॉरी, अनुच्छेद 177 के अंतर्गत है। ये अपन बात कर चुके हैं। तो विधानमंडल 168 में, विधान परिषद 169 में, विधानसभा 170 में, विधान परिषद की संरचना 71 में, विधानमंडल का समय 172 में, और विधानमंडल सदस्यों की अहर्ताएं योग्यताएं अनुच्छेद 173 में, और विधानमंडल का सत्र और सत्र अवसान और विघटन 174 में, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने की शक्ति है विधानसभा से, वो अनुच्छेद 175 में, और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में। और
मंत्रियों और महाधिवक्ता के बारे में जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? मंत्रियों की शक्ति और महाधिवक्ता के बारे में जो है उल्लेख 177 के अंतर्गत है। तो ये इतने अनुच्छेद तो इसके बारे में थे। उसके बाद अपन ने जो बात की थी वो 8 अनुच्छेद ऐसे है जिसके अंतर्गत क्या है कि दोनों सदनों को लेकर के चलती है, जो अपन सिर्फ एक साथ याद रखना है उसको क्रम से। अब अपन ने बात कर ली थी 177 तक। अब बात करते हैं 178 की। अनुच्छेद 178, 179, 180 और 181, ये सब किससे है? विधानसभा से रिलेटेड है। कहाँ से, किससे रिलेटेड है? विधानसभा से। और उसके बाद 182, 183, 184 और 185 किससे रिलेटेड है? विधान परिषद से। विधान परिषद से, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो विधानसभा के अंतर्गत इसमें 178 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वो जो सम्मिलित सदस्य है वही उसको मिलकर के चुनाव करते हैं। और 182 के अंतर्गत क्या है? सभापति और उपसभापति, जो कि विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद 189 के अंतर्गत अपने पास है क्या शामिल है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हटाना, किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है? सभापति, उपसभापति हटाना किस विधि के अंतर्गत उनको हटाया जा सकता है? तो इसके बारे में अपन पढ़ के आ चुके हैं कि उनको दिया जाएगा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर के उनको जो है सदस्य वही सदस्य अपने बहुमत से इनको हटा सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उपाध्यक्ष और जो इनकी शक्तियां किसके अंतर्गत है? इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं? उपाध्यक्ष और सभापति के पास और उपसभापति के पास शक्तियां। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 180 के अंतर्गत है कि उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये अनुच्छेद 180 के अंतर्गत है। सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और सभापति और उपसभापति की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में? इधर 180 में है, उधर 184 के अंतर्गत है। और एक है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो पीठासीन नहीं हो सकता। पीठासीन निषेध जिसको अपन कह सकते हैं, पीठासीन निषेध, वो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। अध्यक्ष तो वो क्या है कि पीठासीन निषेध का जो उल्लेख है अनुच्छेद 181 के अंतर्गत है। और यहां सभापति के अंतर्गत है पीठासीन निषेध का उल्लेख 185 के अंतर्गत है। तो ये अपन ने मुख्य अनुच्छेद की बात की थी। अब अपन क्या करेंगे कि जिस तरीके से नए तरीके से कुछ पढ़ने का अभ्यास करेंगे और फिर उसके अंतर्गत क्या है कि एक एक अनुच्छेद को रोज लेंगे बारी बारी से। तो आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 186 के बारे में, सिर्फ थोड़ा उल्लेख लेंगे, उसके अंदर कोई खास नहीं है। अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 186। तो अनुच्छेद 186 के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है। वेतन और भत्तों के बारे में। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और जो उपसभापति है उनका वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 186 के अंतर्गत किया गया है। और जो इनका जो वेतन और भत्ते हैं वो विधानसभा ही तय करती है कि मतलब अध्यक्ष को कितना वेतन मिलना चाहिए और मतलब कौन कौन से भत्ते मिलने चाहिए, ये वो खुद ही तय करती है विधानसभा। ये अपने को ध्यान में रखना है, इसमें इतनी सी ही बात है। अब अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत अपन विधानसभा को लेकर चले थे, विधानसभा को डेली एक अनुच्छेद ले लेंगे जो एक वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के अंतर्गत बात करते हैं। तो राजस्थान का जो निर्माण है वो विधिवत रूप से जिसको माना जाता है वो राजस्थान का निर्माण कब हो जाता है?
30 मार्च 1949 को हो जाता है। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसीलिए 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो और ये राजस्थान का निर्माण क्यों माना जाता है कि 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है, 4 बड़ी रियासतें राजस्थान के अंतर्गत शामिल होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी है, और राजस्थान 30 मार्च 1949 को क्या बनता है, वृद्ध राजस्थान बनता है। राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में कंप्लीट होता है, और ये जो चरण है वो कौन सा है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि वृद्ध राजस्थान वाला कौन सा चरण है, चतुर्थ चरण है, चतुर्थ चरण। यहाँ से राजस्थान की शुरुआत होती है। तो चतुर्थ चरण में राजस्थान एक बड़ा स्ट्रक्चर राजस्थान का उभर कर आता है, और राजस्थान की राज व्यवस्था का प्रारंभ अपन यहीं से मान सकते हैं। तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण वृद्ध राजस्थान बनता है। कैसे बनता है कि 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है। कौन कौन सी शामिल होती है, पहली जयपुर, दूसरी जोधपुर, और तीसरी बीकानेर, और चौथी जैसलमेर। प्लस एक ठिकाना भी शामिल होता है, जयपुर राज्य के अंतर्गत एक ठिकाना शामिल होता है, ठिकाना जिसको लावा, जो अलवर के अंतर्गत आता है, एक लावा ठिकाना भी इसी के अंतर्गत चतुर्थ चरण के अंतर्गत शामिल होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की राज व्यवस्था का आरंभ अपन जो मान सकते हैं वो 30 मार्च 1949 से मान सकते हैं। राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। चतुर्थ चरण इस समय होता है कि पहले क्या है कि 3 चरण हो चुके होते हैं। संयुक्त राजस्थान ये तीसरा चरण है। प्लस क्या हो जाते हैं, 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना हो जाता है, तो वृद्ध राजस्थान बन जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। संयुक्त राजस्थान 3 चरण पहले के जो थे, उस 3 चरणों के अंतर्गत चौथा जो चरण क्यों बनता है कि जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और एक ठिकाना लावा शामिल हो जाता है तो चतुर्थ चरण बन जाता है। और कब बनता है, 30 मार्च 1949 को बनता है। यहाँ से राजस्थान की राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो 30 मार्च 1949 से अपन राजस्थान की राज व्यवस्था की शुरुआत मान सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत और क्या क्या शामिल होता है, तो आगे अपन बात करते हैं कि इसके अंतर्गत 30 मार्च 1949 से किस किस चीज़ की शुरुआत होती है। तो 30 मार्च 1949 से अपन बात करते हैं, राजस्थान में विधानमंडल या विधानसभा राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो 30 मार्च 1949 तो राजस्थान में विधानमंडल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो पद उभर कर आता है वो आता है राज प्रमुख का। 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान का जो संवैधानिक प्रमुख था उसको राज प्रमुख कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1 नवंबर 56 के बाद है वो क्या बन जाता है, राज्यपाल हो जाता है। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल 1 नवंबर 1956 के बाद बनता है। उससे पहले जो संवैधानिक रूप से जो मुख्य जो पद है जिसको राज्यपाल के रूप में अपन कह सकते हैं वो क्या था, राज प्रमुख का पद था। ये अपने को ध्यान में रखना है। एज ए राज्यपाल, जिसको अपन 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल का पद नाम देते हैं 1 नवंबर 1956। वो जब 30 मार्च 1949 को क्या था, राज प्रमुख था। तो उस समय राज प्रमुख कौन थे ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज प्रमुख थे मानसिंह सेकंड। ये जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज प्रमुख की अगर बात करें, क्योंकि विधान मंडल है उसकी अगर बात करते हैं तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। राज्यपाल पहला, दूसरा अपने पास हो जाएगा विधानसभा, और तीसरा अपने पास हो जाएगा विधान परिषद। तो अपन राज्यपाल की जो शुरुआत वहाँ से होती है राजस्थान की राज व्यवस्था की, वो कहाँ से होती है, 30 मार्च 1949 से होती है। और जो राज्यपाल के रूप में उसमें कौन सा पद था, राज प्रमुख का पद था। और राज प्रमुख पद पर उसमें कौन थे, मानसिंह सेकंड थे, जयपुर के
शासक थे। ये कब बने थे राज प्रमुख? ये बने थे 30 मार्च 1949 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये 30 मार्च 1949 को क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे। और 3 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। कब तक रहे थे? से 3 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। और 1 नवंबर 1956 से क्या हो जाता है? यह पद राज्यपाल के रूप में बदल दिया जाता है। किस तरीके से बदल दिया जाता है? संविधान के 7वें संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया जाता है? राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। पद समाप्त कर दिया जाता है। ये अपने को समझने की बात है कि 30 मार्च 1949 से राजस्थान विधिवत रूप से उभर कर आता है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है केंद्रीकृत रूप से। राज प्रमुख का जो पद है वो मान सिंह जयपुर को दिया जाता है और ये जयपुर के शासक थे। ये 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख का पद ग्रहण करते हैं और 3 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर बने रहते हैं। संविधान का 7वां संशोधन आता है और 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद निर्धारित कर दिया जाता है। राज्यपाल के पद का सर्जन कर दिया जाता है। 7वां संविधान संशोधन क्या करता है? 1956 राज प्रमुख का पद समाप्त करता है और राज्यपाल का पद सर्जित करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मानसीय सेकंड है वो 30 मार्च 1949 से 3 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर रहते हैं। और ये इनकी और खासियत बात में अगर एक बात करें तो ये प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी रहे प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। पोलो क्या होता है कि घोड़ों के ऊपर बैठ करके हॉकी खेली जाती है, वो एक प्रकार से पोलो कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। ये प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी रहे हैं। तो ये मानसिंह के बारे में अपन पूरी बात कंप्लीट कर ली। और 30 मार्च 1949 की बात कर दी भी किस प्रकार से चौथा चरण है ये। इसके अंतर्गत 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है और एक ठिकाना शामिल होता है। अब क्या होता है कि 30 मार्च 1949 को ही 5 विभाग भी बनाए जाते हैं। 5 मुख्य विभाग राजस्थान में सर्जित किए जाते हैं। उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग बनता है एक, शिक्षा विभाग। तो 30 मार्च 1949 से शिक्षा विभाग की शुरुआत होती है और कहां पर बनता है ये? बीकानेर में। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक न्याय विभाग का सर्जन होता है। ये कहां पर होता है? जोधपुर में। और आज भी इसी तरीके से चल रहा है। आज भी शिक्षा विभाग बीकानेर में ही है और न्याय विभाग जोधपुर में ही है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कृषि विभाग, कृषि विभाग भरतपुर में, 8% जयपुर में है कृषि विभाग। और एक वन विभाग कहाँ होता है? कोटा में। वन विभाग कोटा में। और एक खनिज विभाग आज भी उदयपुर में है, उदयपुर में। तो ये 5 विभागों का भी सर्जन किया जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। तो इसी समय क्या है कि 30 मार्च 1949 को 5 विभागों का भी सर्जन किया जाता है। शिक्षा विभाग बीकानेर में दिया जाता है, न्याय विभाग जोधपुर में दिया जाता है, कृषि विभाग भरतपुर में, वन विभाग कोटा को और खनिज विभाग उदयपुर के अंतर्गत दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब उसी समय क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद भी सर्जित होता है। मुख्यमंत्री, या जिसको उस समय क्या नाम दिया गया था? प्रधानमंत्री नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की भी शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है। उसके बारे में और बात करते हैं। तो राजधानी उसकी कौन शामिल की गई थी? अगर ये चौथा चरण के बारे में बात करते हैं तो राजधानी कौन सी शामिल की गई थी? जयपुर। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख तो मानसिंह थे। उपराज प्रमुख बनाया था भीम सिंह को। उपराज प्रमुख बनाया
गया था। और मनोनीत प्रधानमंत्री जिसको कह सकते हैं, मनोनीत, चुना नहीं गया था, मनोनीत प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पंडित हीरालाल शास्त्री को। पंडित हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? मनोनीत प्रधानमंत्री, या जिसको मुख्यमंत्री अपन कह सकते हैं, एज ए मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इस 30 मार्च 1949 को राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन समय में उस समय गृह मंत्री के पद पर थे। उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो अब राज प्रमुख के बारे में अपन दो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जिसके बारे में अभी जो वर्तमान में आरपीएससी या जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसका जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपसे अनुच्छेद बहुत कम चांस रहे हैं पूछने के। अनुच्छेद पूछे जाएंगे, एक आधे महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही पूछे जाएंगे। जैसे विधानसभा के अंतर्गत पूछे जाते हैं तो 100 और जो 76 तक, 177 तक अनुच्छेद है, उसमें से पूछे जाने की बराबर संभावना बनी रहेगी। उसके बाद में जो नया ट्रेंड आया है वो उसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था में क्या पूछा जाता है, अपन उसके अनुसार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था में नए ट्रेंड के अनुसार राज प्रमुख के बारे में पूछा जा सकता है। राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न अभी के जो समय में है वो क्या है कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री कौन था, किस प्रकार का प्रधानमंत्री था, मनोनीत प्रधानमंत्री था, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछने का ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अपन ये जो वीडियो लेके आ रहे हैं, ये क्लास लेके आ रहे हैं, वो उस ट्रेंड के अनुकूल हिसाब से लेके चले आ रहे हैं और सब चीज़ों को एक साथ रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 मार्च 1949 को ये विभाग सर्जित होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजधानी कौन सी होती है, उस समय राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख की विशेषता क्या है, कब से कब तक रहे, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 7वें अनुच्छेद जो 7वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा उसका जो है पद वो राज प्रमुख का समाप्त कर दिया गया, किसके तहत? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के पूछने की संभावना के मद्देनजर ये अपन वीडियो लेकर के आए हैं। और 1 नवंबर 1949 से राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1900 और उनकी अवधि कब तक रहती है। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मान सिंह जो थे वो अपने पद पर कब तक राज प्रमुख रहे, अपन यही ध्यान में रखेंगे कि भी 1 नवंबर 1956 तक रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं। वो 3 अक्टूबर 1956 तक रहे थे, ये ध्यान रखना है। 3 अक्टूबर 1956 तक ही मान सिंह है वो राज प्रमुख के पद पर रहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही रहेंगे, ये आउट ऑफ डेट नहीं होने वाले हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कब बने थे? 30 मार्च 1949 को बने थे मान सिंह राज प्रमुख और 3 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है 1956 में और 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल पद का सृजन होता है और 1 नवंबर 56 से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब अगर बात करते हैं तो मान सिंह के बारे में अपन बात कर ली, कब से कब तक रहे थे। अगला जो बात आता है महत्वपूर्ण, उसमें आता है प्रधानमंत्री या मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि ये कब से कब तक बने थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आगे बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य व्यवस्था की जहाँ से शुरुआत होती है उसके बारे में, राज प्रमुख के बारे में और जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं जिसको प्रधानमंत्री या मनोनीत प्रधानमंत्री या जिसको एज ए सीएम मुख्यमंत्री के रूप में जो कौन थे, उसमें हीरालाल शास्त्री थे। मनोनीत प्रधानमंत्री एज ए सीएम थे, एज ए मुख्यमंत्री थे, उसमें उसका नाम क्या था मुख्यमंत्री का? प्रधानमंत्री नाम था। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सब फैक्ट बारीकी से अपने को ध्यान में लेकर के चलना है। तो पहले प्रधानमंत्री या मनोनीत प्रधानमंत्री कौन थे अपने पास? पंडित हीरालाल शास्त्री थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में पहले मनोनीत प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, जो 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1950 तक थे। 7 अप्रैल 1949 से
5 जनवरी 1950 तक अपने पद पर रहे, जिसको अपन प्रधानमंत्री पद बोल सकते हैं। कब से कब तक रहे? 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1950 तक रहे। इसको सरलता से याद रखने के लिए अपन ये ध्यान में रख सकते हैं कि लगभग 7-8 माह, तो ये है 8 माह और 29 दिन। कितने दिन रहे थे? 8 माह और 29 दिन। यहाँ से राजस्थान के अंतर्गत है विधानमंडल की, जिसको शुरुआत कह सकते हैं, और विधानमंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसको एज ए मुख्यमंत्री कह सकते हैं। तो मनोनीत प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। हीरालाल शास्त्री थे। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1950 तक रहे। 8 माह और 29 दिन इनका कार्यकाल रहा। ये अपने को ध्यान में रखना। सबसे बड़े जो शब्द है वो ध्यान रखना है, ये मनोनीत प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय तक चुनाव नहीं हुए थे, ना ही पहली विधानसभा बनी थी, परंतु राजस्थान में प्रशासन की शुरुआत हो चुकी थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इससे पहले अब हीरालाल शास्त्री के बारे में, ये राजस्थान के पहले मनोनीत प्रधानमंत्री थे, या जिसको मुख्यमंत्री कह सकते हैं। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन कंप्लीट बातें जो है वो लेने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन जो फैक्ट है वो मुख्य रूप से वो सब के सब शामिल करने का अपना प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 1921 में जयपुर राज्य था, जयपुर राज्य सेवा में थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 1921 में, अगर अपन बात करते हैं इनके बारे में, मुख्य फैक्ट जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और मुख्य फैक्ट और भी इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 1921 में जयपुर राज्य की सेवा के अंतर्गत आई। जयपुर एक रियासत थी और उसकी ये सेवा में थे 1921 में। और इनके पास ये थे गृह और विदेश सचिव थे, विदेश सचिव थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो इनका जो अनुभव रहा है तो वो था 1921 के अंतर्गत जयपुर राज्य के अंतर्गत गृह सचिव थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1948 में ये जयपुर के प्रधानमंत्री भी बने। जब प्रजामंडल आंदोलन होता है और उसके बाद में क्या है कि लोकप्रिय सरकार और जो उत्तरदायी सरकारों का गठन किया जाता है, उसके तहत जो जयपुर रियासत थी उसके ये प्रधानमंत्री भी बनाए जाते हैं। 1948 में जयपुर के प्रधानमंत्री भी ये बनाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1947 में ये संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। संविधान सभा सदस्य चुने गए। तो राजस्थान में जो सदस्य थे संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत थे, उसमें उनका चुनाव 1947 में हुआ था। तो ये क्या है कि ये जो संविधान सभा थी ये 1950 के बाद में एक प्रकार से लोकसभा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एज ए लोकसभा थी, तो ये लोकसभा के भी सदस्य अपन इसको मान सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1947 में ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 30 मार्च 1949 को इनको प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई, परंतु बनाया कब गया था? 7 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है कि विधिवत रूप से इन्होंने पद, इनको घोषणा तो 30 मार्च 1949 को भी हो गई थी कि जयपुर राज्य जो है वो राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको मनोनीत किया जाता है? हीरालाल शास्त्री को किया जाता है। परंतु ये पदभार कब ग्रहण करते हैं? 7 अप्रैल से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मार्च 1949 को ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा सदस्य भी थे, जिसको लोकसभा अपन कह सकते हैं। वो लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी। तो राजस्थान के भी प्रधानमंत्री भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो 8% वो लोकसभा के सदस्य भी एक प्रकार से थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 7 अप्रैल 1949 से ये अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में। ये अपने को ध्यान में रखना है। और आगे क्या, इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी की गई है हीरालाल शास्त्री पर।
भारत सरकार मुख्य व्यक्तियों के ऊपर डाक टिकट भी जारी करता है, तो इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी की गई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और प्रशासन के रूप में उन्होंने क्या किया, 1949 से, ये 7 अप्रैल 1949 से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने संभागीय 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और 5 संभाग बनाए थे सबसे पहले, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, ये 5 संभाग बनाए गए थे। तो 1949 में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी कौन करते हैं, हीरालाल शास्त्री करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 5 संभाग बनाए गए थे, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी इनकी देन है। और इनकी देन क्या क्या है, इन्होंने एक वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। वनस्थली विद्यापीठ जो स्त्री शिक्षा को समर्पित है, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, निवाई टोंक, निवाई का मतलब हो गया गरम, जिसको कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाम निवाई क्या करे, कोजा पड़ा टंटार, घोड़ांगे सींग आ गया और बांकी होगी कटार। तो ये जो गाम निवाई है, ये उसी समय का निवाई गांव था, 8% भी है, और टोंक जिले के अंतर्गत है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री, स्त्री शिक्षा को समर्पित है ये ध्यान रखना, स्त्री शिक्षा को समर्पित है। इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। और रत्ना शास्त्री ये जो संस्थान है वनस्थली विद्यापीठ से लंबे समय तक जुड़ी रही। तो राजस्थान की जो पहली महिला है जिनको पद्म श्री भी मिला था, पद्म श्री किसको मिला था, रत्ना शास्त्री को मिला था। और राजस्थान की ऐसी महिला जिसको पद्म श्री भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला, वो कौन है, रत्ना शास्त्री है, श्रीमती रत्ना शास्त्री। तो राजस्थान की ऐसी महिला जिसको पद्म श्री भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला हो, तो एकमात्र कौन है, रत्ना शास्त्री है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके बारे में एक फैक्ट आ जाता है कि ये जयपुर प्रजामंडल के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। जयपुर प्रजामंडल के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक इनकी आत्मकथा भी है, आत्मकथा, हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी आत्मकथा भी है हीरालाल शास्त्री की। एक इनका लोकप्रिय गीत भी रहा है जो काफ़ी राजस्थान में प्रसिद्ध रहा, लोकप्रिय गीत भी इन्होंने लिखा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये इन्होंने गीत भी लिखा था। तो हीरालाल शास्त्री, उसमें अपन 2 बातें लेके चले थे कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख था उसमें राज प्रमुख था, और राज प्रमुख कौन थे, स्वाई मानसिंह सेकंड थे, जयपुर के थे। और 30 मार्च 1949 को इन्होंने राज प्रमुख का पदभार संभाला था। और 3 अक्टूबर तक रहे थे ये अपने को ध्यान में रखना है कि 3 अक्टूबर 1949 तक वो रहे थे, 3 अक्टूबर 1956 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1 नवंबर 56 से क्या है कि राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये क्या है कि जो थे राम सिंह सेकंड, जो थे अपने मान सिंह सेकंड, वो अच्छे क्या थे, पोलो खिलाड़ी भी थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण पद आता है वो क्या आता है, प्रधानमंत्री का आता है, जिसको अपन मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। तो वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और हीरालाल शास्त्री को कब मुख्यमंत्री बनाएगा, 7 अप्रैल 1949 को ये मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं। और कब तक रहते हैं, 5 जनवरी
50 तक रहते हैं, 8 माह 29 दिन तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। पहले ये 1921 में जयपुर राज्य के गृह सेवा में गृह सचिव भी थे और विदेश सचिव भी रह चुके थे। 1948 में जयपुर के प्रधानमंत्री भी बने और ये 2 बार जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1947 में संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। तो फिर उस समय 1949 में ये क्या थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे और फिर राजस्थान के प्रधानमंत्री भी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। ये अपने को ध्यान में रखना है। लोकप्रिय गीत कौन सा इनका, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है। हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट भी जारी की गई है। 1949 में ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और 5 संभाग बनाते हैं। वनस्थली विद्यापीठ निवाई इनकी देन है, जो स्त्री शिक्षा को समर्पित है। इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री, जो कि लंबे समय तक वनस्थली विद्यापीठ से जुड़ी रही, इसलिए इनके कार्यों के लिए इनको पद्मश्री दिया गया और फिर पद्म विभूषण दिया गया। सबसे पहले पद्मश्री रत्ना शास्त्री को मिला है राजस्थान में, और ऐसी राजस्थान की यही एकमात्र महिला है जिसको पद्मश्री भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। तो आज की क्लास में इतना ही मुख्य। अब क्या है कि अपन नए तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि 1949 में जब राज्य की शुरुआत होती है तब अपने पास यहाँ पर राज्यपाल कौन था, तो अपने पास मान सिंह सेकंड थे। प्रधानमंत्री कौन था या मुख्यमंत्री कौन था, तो हीरालाल शास्त्री थे। इनके बारे में, दोनों के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन किया। अब ये सोचेंगे भी उनको रिलेटेड करेंगे कि उसी समय हाई कोर्ट का मुख्य जज कौन था, जज की शुरुआत कैसे हुई, आरपीएससी के सदस्य कौन से, इनका सचिव कौन था। ये सब जो मुख्य बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, वो एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये बातें सारी एक साथ याद रह सके। और इनको क्या है कि याद रखने में, और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है कि नया ट्रेंड चालू हो चुका है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को रिलेटेड करके पढ़ना है और उनको अधिक से अधिक अपने याद भी रहेगा कि उसमें कौन क्या था, शुरुआत कैसे होती है। तो एक कहानी के रूप में बनाने का पढ़ने का प्रयास अपना रहेगा। और जो मुख्य व्यक्ति थे उनके बारे में पूर्णतः जानकारी लेने का भी अपना प्रयास रहेगा कि उनके बारे में फैक्ट क्या क्या है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।